Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, चले फिर। 100, हाँ 103, बोलिए। ma'am. 100, 2 and 103. 102 and 103। 102 में वो कह रहा है आपका NP2 इज इक्वल टू 110, फाइंड द n। अब NP2 क्या होता है? परमुटेशन है ये, इसने नीचे लिखा हुआ है NP2, n परमुटेशन 2 110 है। NP2 का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2। ये मैंने आपको कल करवा दिया था। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. यहाँ Yes, तक ma'am. समझ आ रहा है? हाँ जी बेटा, यहाँ तक आ गया समझ? Yes, ma'am. अब देखो, फैक्टोरियल n को हमने खोलना है। तो फैक्टोरियल जैसे ये 7 को खोला हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में, 7 6 5 4 3 2 1। अगर मान लो मुझे यहाँ 5 तक की खोलना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4। लिख सकती हूँ ना कि नहीं लिख सकती इसको? जहां तक मैं खत्म करना चाहूँ करके आगे फैक्टोरियल 4 लिख दो, हो जाएगा काम। हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 7 लिख के अगर मैं फैक्टोरियल 6 लिख देती और नीचे भी फैक्टोरियल 6, तो भी तो वो आपस में कट के 7 ही रह जाता ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, उसको पूरा खोलने की बजाय। तो इसने भी वही किया। देखो, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, एक एक कम होता चला जा रहा है। तो मैं अगर n से शुरू करती हूँ तो n के बाद क्या आएगा? n-1, और फिर n-2, फिर n-3। पूरा खोलने की बजाय मैं n-1 तक खोलती हूँ और n-2 को मैं फैक्टोरियल में लिख देती हूँ। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. और नीचे भी n-2 फैक्टोरियल है, ये आपस में कट जाएंगे। Yes, हाँ जी ma'am. बेटा। तो रह क्या जाएगा? n इंटू n-1 इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये रह गया। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने के लिए इसको खोलो, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 110, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके फैक्टर बनाओ। या फिर इसने खुद ही यहाँ पर दिमाग लगा लिया, इसके फैक्टर बना दिए 11 110 के, 11 इंटू 10। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो n मेरा 11 हो गया और उससे एक कम होना चाहिए ना अगला, तो वो 10 हो गया। तो n की वैल्यू हमारी 11 आ गई। इसका दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको क्वाड्रेटिक आज हम करेंगे ना, क्वाड्रेटिक करनी आएगी आपको? आती है? फैक्टर बनाने आते हैं? हाँ जी बेटा। अगर नहीं आते हैं तो हम आज वही करने वाले हैं, इसके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे मैं आपको एक बार एक्सेल में बता देती हूँ। एक्सेल आ रही है नजर? हाँ जी Yes, बेटा। ma'am. n इंटू n-1 इज इक्वल टू 110, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे करेंगे, n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर माइनस n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक में फिर हम फैक्टर Yes. बनाएंगे, n स्क्वायर माइनस n के बनेंगे -11n प्लस 10n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गए इसके। क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने आते हैं ना? आज हम Yes, करेंगे ma'am. n इंटू n माइनस 11, फिर प्लस 10 इंटू n माइनस 11, ये बन गए इक्वल्स टू 0।
then n minus 11 into n minus 10 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बन गए, समझ आ गई? तो यहाँ से n की वैल्यू या तो 11 आएगी या फिर n की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. तो अब हम 10 नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 10 लेंगे तो फिर ये 110 नहीं आएगा, इसलिए हम n की वैल्यू 11 लेंगे, बड़े वाली लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? आप वैसे Yes, भी कर ma'am. सकते हो और जैसे इसने किया है, क्योंकि यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन है, एक तरह से फैक्टर ही बनाने हैं, तो यहाँ भी हमारा हो गया 11 इंटू 10। 11 इंटू 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 11 माइनस 1। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो ये सेम दिख रहा है ना, सेम सेम, तो n की वैल्यू 11 आ गई। आप किसी भी तरह से कर सकते हो। ठीक है, हो गया क्लियर? Yes, ma'am. आगे है आपका 103 बोला था इसके बाद आपने, ये भी सेम है आपका। NP5 होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। NP3 होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3। तो वही करेंगे, n के हम जब इसको इस तरह से खोलेंगे n इंटू एन माइनस, कैसे करेंगे यहाँ पर n माइनस 5 को देखो, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n आपस में काट दिया इसने ऊपर नीचे। Yes, ma'am. तो अब क्या रह गया, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। जब हम n माइनस 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 3, फिर एक कम करना है तो n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. फिर एक और कम करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 5 आ जाएगा। फैक्टोरियल n माइनस 5 से फैक्टोरियल n माइनस 5 कट जाएगा, रह क्या जाएगा n माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो अब आपने इसने फिर क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व किया, इसको खोला और 2 को इधर ले आया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बना दिए, n की वैल्यू 5 एंड 2। व्हेन n इज इक्वल टू 2 तो बोथ np3 एंड np5 हैव नो मीनिंग, क्योंकि जब आपका n ही 2 है तो np5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि r तो p n से बड़ा नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था ना इसकी इस स्टार्टिंग में इसकी क्वालिटीज में, एट्रीब्यूट्स में, कि r जो है वो n से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए n हमारा 2 नहीं हो सकता, तो n हमारा 5 आएगा। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. सबको हो गई क्लियर बेटा? जब कोई एक बच्चा प्रॉब्लम पूछता है तो सारे सुना करो ध्यान से। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? 102 हो गया, 103 हो गया, इसके अलावा कोई डाउट है बेटा किसी का? हाँ जी बेटा, किसी का कोई डाउट है इसके अलावा? नो डाउट इज देयर, No, सो ma'am. गुड। तो कंटिन्यू करते हैं आगे हम। जिसने ये डाउट पूछे थे बेटा, आपका जसप्रीत ने पूछे थे? No, ma'am. हम किसे उन्होंने पूछा? किसने पूछे थे मेरे को? हम बेटा क्लियर अपना, हो गया। आपके हो गए क्लियर बेटा? बस यही पूछना था मैंने कि जिसने भी पूछे थे उसके डाउट क्लियर हो गए। अब है बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट। वैसे तो क्वाड्रेटिक मैम इक्वेशन आप, कॉम्बिनेशन की थ्योरी रह हाँ गई थी जी थोड़ी। है बेटा। कॉम्बिनेशन की थ्योरी रह गई थी मैम कल थोड़ी सी। अच्छा कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने कहा था कि आप इसको कर लो और थ्योरी हम कल कर लेंगे। पास्कल लॉ तो हमने कर लिया था। ठीक है, कि जब आपका ये कुछ आपके वो हैं प्रॉपर्टीज हैं, शुरू से ही करा देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। पहली प्रॉपर्टी थी NCR 1 होता है, NC0 भी 1 होता है, और NCR जो है NCN माइनस R भी इक्वल होता है, और ये दोनों 1 होते हैं तो ये भी 1 हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी में इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब NCR 1 है
तो वो NCR n माइनस आर के बराबर भी है, तो वो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो प्रूफ तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ आपके पेपर में आएंगे नहीं, इसलिए छोड़ सकते हैं हम। अब आता है फोर्थ, NCR। अगर आपका NCR इक्वल्स टू NCS है तो R और S इक्वल होंगे, या फिर R जो है वो N माइनस S के बराबर होगा, क्योंकि देखो N माइनस R भी R के बराबर है ना। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो या तो R और S इक्वल हैं या R की वैल्यू N माइनस S के बराबर है। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना आपकी, इसमें से MCQ बनते हैं। जैसे आपको यही क्वेश्चन दे दूं मैं फोर्थ ही पेपर में, आपसे ये बोल दूं कि इफ NCR इज इक्वल टू NCS, तो क्या R S के बराबर है, क्या R N माइनस S के बराबर है, क्या ये दोनों ठीक है, क्या ये दोनों गलत है। एक क्वेश्चन बन गया आपका, तो आप क्या लिखोगे, दोनों ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। यस मैम। यस मैम। मैं ना आपको कोर तक ले जाना चाहती हूँ, MCQ वाले बच्चों को ज्यादा समझ होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इस तरह से पढ़ो कि मैंने पेपर बनाना है, मैं कैसे इसमें से MCQ बनाऊं, तो उस तरह से आपने अपनी पढ़ना है। तो मेरे पास जहां भी मेरे माइंड में क्लिक करता है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से MCQ कैसे बन रहा है। फिफ्थ थी प्रॉपर्टी की इसके अंदर पास्कल लॉ लगता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पास्कल लॉ किस में लगता है, परमुटेशन में लगता है, कॉम्बिनेशन में लगता है, दोनों में लगता है, या दोनों में नहीं लगता है। तो हम क्या जवाब देंगे, कॉम्बिनेशन में लगता है। किस में लगता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो परमुटेशन में तो कहीं पास्कल लॉ आया नहीं ना आपका। ठीक है, अब वो कहता है इफ n एंड r बी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, पास्कल लॉ है क्या। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पास्कल लॉ क्या है, तो उसमें से चार ऑप्शंस में से आपकी ये वाली ऑप्शन होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा पास्कल लॉ है। तो पास्कल लॉ क्या है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ, NCR प्लस NCR माइनस 1, R और R माइनस 1। अगर हम इनको इधर लेते हैं तो N प्लस 1 हो जाएगा ऊपर और CR हो जाएगा। ये हमारा पास्कल लॉ है, याद रखोगे ये। यस मैम। अब इसमें आपको क्या कहता है कि N एंड R दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। R जो है आपका N से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना R। समझ आ गया आपको, 1 भी हो सकता है R। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ R1 हो सकता है, तो आप बोलोगे यस हो सकता है। R 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए, और N जो है वो R से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई आपकी। ये भी पूछी जा सकती है कि क्या कंडीशन है पास्कल लॉ की, तो आपकी ये कंडीशन है पास्कल लॉ की। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना एक ही लाइन में से। पहला क्वेश्चन मैंने बोला यस मैम। कि पास्कल लॉ किस में लगता है, तो जवाब हुआ कॉम्बिनेशन में। दूसरा क्वेश्चन बोला कि कौन सी कंडीशन है पास्कल लॉ की, ये वाली कंडीशन है। तीसरा, वो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ले आए फिर। बोलो एक ही पैकेट लाना, मैंने उससे पैसे भी लेने हैं। तो ये दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। समझ आ गई आपको। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, एन भी और आर भी। और चौथा आपका ये बनता है कि पास्कल लॉ है क्या, वो ये बनता है NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। क्लियर होगी, सारे क्वेश्चंस बन गए पास्कल लॉ में, 4-5 क्वेश्चन बन गए ना 2 लाइनों में से ही। ठीक है बेटा। यस। यस मैम। अब आते हैं हमारे फॉर्मूला। ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले में से भी क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स। पहला तो ये पॉइंट है आपका कि कॉम्बिनेशन में जो थिंग्स हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। परमुटेशन में हमारे पास था कि डिसिमिलर भी हो सकती हैं और सिमिलर भी हो सकती हैं, दोनों था ना हमारे पास। आइडेंटिकल थिंग्स भी थी और नॉन आइडेंटिकल भी थी। जब मैंने कहा था कि चेयर्स आइडेंटिकल है और आप लोग अगर आपको अरेंज करना है तो वो डिस्टिंक्ट है, किया था ना हमने, याद है आपको।
Yes, नहीं? ma'am. तो कॉम्बिनेशन में सेम थिंग्स नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन फिर ये बन गया कि डिस्टिंक्ट थिंग्स किस में हो सकती हैं, क्या परमुटेशन में, क्या कॉम्बिनेशन में, क्या दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो आप लिखोगे परमुटेशन में हो सकती हैं सेम थिंग्स, कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकती, ओनली परमुटेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, और ma'am. कॉम्बिनेशन में डिस्टिंक्ट थिंग्स होती हैं, उसमें हमने आर लेनी है एट ए टाइम, ठीक है। पी यहाँ पर कंप्यूटेशन नहीं है, पी यहाँ पर पर्टिकुलर थिंग्स है जिसको हमने उसमें से लेना है, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर, कि ये होनी ही चाहिए, ये काम तो लेना है। मैंने 5 लोगों की कमेटी बनानी है, उसमें से मैंने एक बच्चा आप में से सिलेक्ट कर रखा है, या मैं ये कहती हूँ कि ये बच्चा टॉपर है, इसको तो मैंने लेना ही लेना है हर बारी कमेटी में, तो दैट इज पी। पी मीन्स पर्टिकुलर, यहाँ पी का मतलब परमुटेशन नहीं है, यहाँ पी का मतलब पर्टिकुलर है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? Yes, ma'am. पहला पॉइंट कि कॉम्बिनेशन में सेम थिंग्स नहीं हो सकती, डिसिमिलर होती हैं। वहां पर हमने की थी प्रॉपर्टीज परमुटेशन में कि क्या चीजें सेम हैं, क्या चीजें अलग अलग हैं। तो यहाँ वो तो लगेगी नहीं कॉम्बिनेशन में, क्योंकि चीजें सेम हैं। अब हमने ये देखना है कि उसमें से पी थिंग एक पर्टिकुलर चीज है, उसको हमेशा लेना ही लेना है, या तो मैं ये कह सकती हूँ, या ये कह सकती हूँ कि इसको कभी भी नहीं लेना, जो बिल्कुल डाउन बच्चा उसको लेना ही नहीं है। तो दोनों तरह की आपकी कॉम्बिनेशन बन सकती है, ये बात समझ आ गई? हाँ जी बेटा। तो दोनों Yes, केसेस ma'am. में, दोनों केसेस में कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका n माइनस पी आएगा, क्योंकि हमने p को निकाल देना है। ऊपर ऊपर जब हम NCR लिखते हैं तो n माइनस पी लिखेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपको दे दी गई है तो। ऊपर तो आपका n माइनस पी आएगा। ये बात समझ आ गई आप सबको? ठीक है। Yes, ma'am. अब आता है कॉम्बिनेशन में, नीचे क्या आएगा, अगर आपने ऑलवेज लेना ही लेना है उसको, तो उसको हम सेट असाइड कर देते हैं, भाई ये चीज तो है ही है। मान लो मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे को एक बच्चे को लेना ही लेना है, तो मैंने उसको अलग निकाल दिया। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 9 बच्चे रह गए, क्योंकि मुझे एक तो लेना ही लेना है। ये बात समझ आई? तो मेरी चॉइस किस में से रह गई? 9 में से रह गई। Yes, ma'am. अब 9 में से मुझे कितने बच्चे चूज करने हैं? अब एक तो मैंने निकाल ही लिया, इसको लेना ही लेना है, मुझे चाहिए थे 5, तो अब मैं कितने लूंगी? 4 लूंगी ना, क्योंकि एक तो मैंने चूज कर लिया ऑलरेडी। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. तो n माइनस पी सी आर माइनस पी, जब हमें लेना ही लेना है तो r माइनस पी आएगा, और जब हमें उसे नहीं लेना है, 10 में से एक बच्चे को मुझे लेना ही नहीं है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, अब मेरी चॉइस कितने बच्चों में से रहेगी? 9 बच्चों में से n माइनस पी, ठीक है। और अब मुझे 9 में से कितने चूज करने हैं? पूरे 5, क्योंकि मैंने जो निकाला है उसको तो लेना ही नहीं है, तो पूरे 5 लूंगी ना, r आएगा। अब यहाँ r माइनस पी नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. तो देखो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले डिसिमिलर थिंग्स होती हैं, फिर होता है कि आर चीजें लेनी है, और उसमें एक पर्टिकुलर जो है हमें ऑलवेज लेनी ही लेनी है, तो n माइनस पी सी आर माइनस पी। और अगर पर्टिकुलर थिंग p को हमें नहीं लेना है किसी भी हालत में, तो n माइनस पी सी आर। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर होगी? इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। हो गया क्लियर ये? Yes, ma'am. Yes. अब है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 2 3 n थिंग्स एट ए टाइम। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन n एट ए टाइम इज 2 रेज टू पावर n माइनस 1। दैट इज, देखिए आपने लिया NC1, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बता रहा है कितने बनेंगे। डिफरेंट थिंग्स तो है ही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है। अब मान लो आपके पास 5 चीजें हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मान लो मैं 5 में से पहले एक लेती हूँ, तो 5C1 आ गया। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना मुझे, ठीक है।
वो ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके एंड डिफरेंट थिंग्स से। ठीक है, क्लियर हो गया। जब आपको एक या एक से चीज एक बारी लेनी है, एक बारी में एक या एक से चीज आप ज्यादा ले सकते हो। तो मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। मान लो मेरे पास 5 या 10 लड़कियां, जैसे मैंने अभी बोला मैंने 10 स्टूडेंट लेने हैं, उन 10 में से मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो मैं कॉम्बिनेशन कैसे बना सकती हूँ? या तो मैं एक ही बच्चे को लूंगी, या मैं 2 को लूंगी, या मैं 3 को लूंगी, या मैं 4 को लूंगी, या 5 को। ऐसे करते करते मैं 10 तक भी पहुंच सकती हूँ, क्योंकि उसने ये नहीं बताया ना कि आर आर लेने हैं। समझ आ गई? Yes, ma'am. तो अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? पहला कॉम्बिनेशन, जब मैं एक ही बच्चे को लेती हूँ तो 10C1 आ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, जब मैं 2 बच्चों को लेती हूँ, NC2। तीसरा NC3, NC4, NC5, ऐसे ही 10C10 तक पहुंच जाऊंगी मैं। समझ आ गया Yes, आपको ये ma'am. बात? अब इसका Yes, आंसर ma'am. क्या आएगा? अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? मुझे इन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10 का एग्जाम्पल दिया, 100 भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो 100 के 100 को आप सॉल्व करने बैठोगे कितनी देर लग जाएगी? तो उसका शॉर्टकट उसने बता दिया, 2n-1। जैसे 10 है तो 2n-10-1, 100 है तो 2n-100-1। आई बात समझिए? यस मैम। तो आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं। आपको ये बताना है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन में बना सकती हूँ। तो वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं n डिफरेंट थिंग्स से कितने बनते हैं जब हम एक या एक से ज्यादा थिंग्स लेते हैं एक टाइम में, दैट इज 2n-1। ये भी आपका MCQ बन रहा है। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. अब आगे आते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या करना है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 ग्रुप्स। अभी मैंने ऊपर किया था 2n-1 में मैंने कितने ग्रुप बना सकती हूँ, मैंने ये बताना था। ये बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहे Yes, हैं ma'am. आपने 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप बनाने हैं आपने। आपके पास m+n थिंग्स हैं, और m और n इक्वल नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। सो दैट वन ग्रुप में जो है कंसिस्ट ऑफ m थिंग्स, and the formation of one group represent the formation of other group automatically. Hence the number of ways m things can be selected from m+n things. आपके पास 10 बच्चों का 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, टोटल 15 हो गए। या 10 गर्ल्स 5 बॉयज, कुछ भी ले सकते हो आप। 15 बच्चे हो गए, दो ग्रुप हो गए ना। Yes, ma'am. अब 2 ग्रुप में से मैं कहती हूँ मैंने एक कमेटी बनानी है जिसमें सिर्फ गर्ल्स होनी चाहिए। मान लो m गर्ल्स हैं, तो 15C5 आ गया। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर सिर्फ बॉयज लेने हैं तो 15C10 आ जाएगा। ठीक है। तो m+n, मतलब सिर्फ वही है कि आपको पता होना चाहिए टोटल लोग कितने हैं, उसमें से क्या लेना है। तो m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m+n माइनस m। इसका फैक्टोरियल लेंगे तो माइनस m हो जाएगा। वही हमारा फॉर्मूला लग रहा है जो हम लगाते हैं, m+n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m। कॉम्बिनेशन में यही था ना NCR में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r, यही था ना। यस मैम। वही फॉर्मूला आपने लगाया है, तो यहाँ m से m कट जाएगा, क्या आ जाएगा? m+n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। ये बात हो गई क्लियर? फॉर्मूला याद हो जाएगा ये। इसका भी MCQ बनता है, इन सब में से ये सारे MCQ बन रहे हैं आपके बेटा। समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? हाँ जी बेटा। यस मैम। Yes, अगला ma'am. अगला पढ़ो। अब आप में से एक बच्चा पहले ये तीनों पॉइंट पढ़ो, फिर समझाऊंगी ग्रुपिंग के। पढ़ो, कौन पढ़ेगा?
समृद्धि सबसे पहले हाथ खड़ा करती है, मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, कोई नहीं करता। समृद्धि पढ़ो। मैम नोट वाले 3 पॉइंट्स। हाँ जी बेटा। If m is equal to n, the groups are equal, and in this case the number of different ways of subdivision 2m factorial raised to power 2, since two groups can be interchanged without getting a new subdivision. Second, when 2m things are divided equally between two persons, then the number of ways 2m factorial upon m factorial 2. Third, now m plus n plus p things, m not equals to n not equals to p, to be divided in the three groups containing m and p things respectively. M things can be selected out of m plus n is equal to p things in the m plus n plus p ways. Thereafter, n out of the remaining n things can be selected in these ways, and total number of ways of selection to the form their groups containing m and n p things. M plus n plus p into n plus p cn is equal to m plus n plus p factorial upon m factorial n plus p factorial into n plus p factorial upon n factorial p factorial is equal to m plus n plus p factorial upon m factorial n factorial and p factorial. हाँ जी बेटा। देखिए ग्रुपिंग Done, क्या ma'am. कह रहे हैं, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म टू ग्रुप्स आउट ऑफ m प्लस n, ये तो हो गया था। नोट्स, इफ m इज इक्वल टू n, अगर देखो जो हमने ये कराया ना, ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग समझ आ गई आपको? हाँ जी बच्चे, ग्रुपिंग समझ आ गई जो मैंने ये समझाई है m प्लस n वाली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसी के Yes, नोट ma'am. है आगे, उसी के आगे फर्दर पॉइंट्स हैं ये तीनों, कि ग्रुपिंग में अगर m और n इक्वल हो, जैसे मैंने कहा 10 बॉयज 5 गर्ल्स या 10 गर्ल्स 5 बॉयज हैं, मान लो दोनों इक्वल हैं, 10-10 हैं, दोनों इक्वल हो गए। तो अब अपने आप सोचो, अगर m और n इक्वल हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 2m फैक्टोरियल, क्योंकि m प्लस m 2m बन जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m है, तो फैक्टोरियल m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। समझ आई आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आगे देखो, when 2m things are divided equally between two persons, then the number of ways 2m upon factorial 2, यानी कि 2m things हैं, डबल हैं, सेम है, तो 2m हो गया ना, वो भी m है, वो भी m है, तो 10 बॉयज 10 गर्ल्स, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. आपके पास 20 Yes, चीजें ma'am. हैं, अब दूसरी तरह से बोल रही हूं मैं, आपके पास 20 थिंग्स हैं, अब लोग 20 नहीं है, चीजें 20 हैं आपके पास, 20 कैंडल्स हैं, 20 चॉकलेट्स हैं, 20 पेन है, कुछ भी है, और मैंने इक्वली डिवाइड करने हैं दो लोगों में। ठीक है, तो क्या आएगा? फिर भी वही आएगा, फैक्टोरियल m। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल 2m अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2m माइनस 2 आना चाहिए, लेकिन आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है 2m थिंग्स और दो लोग, तो उस केस में आपका आंसर सीधा आएगा। अगर ये क्वेश्चन मैं पेपर में दे दूं आपको कि मेरे पास 2m थिंग्स हैं और मेरे को डिवाइड करनी है वो इक्वल, तो फिर मेरा किस तरह से मैं उनको बांट सकती हूँ, तो इसका आंसर भी यही आएगा, फैक्टोरियल 2m अपॉन फैक्टोरियल m का स्क्वायर। हो गया क्लियर? Yes, ma'am. अब वो कहता है कि आपके पास 2 की जगह 3 ग्रुप हो गए, ठीक है, m प्लस n प्लस p, 3 ग्रुप हो गए, जहां पर ना तो m n के इक्वल है ना वो p के इक्वल है, तीनों के नंबर भी अलग अलग हैं। आपकी टीम बना दी मैंने 10-10, सॉरी, एक में 10, एक में 15, एक में 20, ऐसे बच्चों की 3 की टीम में बना दी, 3 टीम में बना दी मैंने, और इक्वल नहीं है नंबर उसमें। ठीक है, तो अब आप किस तरह से करोगे? अगर आपको m थिंग्स सिलेक्ट करनी है उसमें, आउट ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू p,
तो थिंग्स क्या आएंगी, m प्लस n प्लस p c m, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ थिंग्स तो तीनों को जोड़ देंगे। मान लो एक में 10 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं और एक में 20 लोग हैं। 10 और 5 15 और 20 35, टोटल 35 आ जाएगा, ऊपर तीनों का जोड़ आ जाएगा। अब जितनी आपने सिलेक्ट करनी है वो नीचे आ जाएंगी। क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ उसको बना रखा है क्योंकि तीनों ग्रुप्स को आपने ऐड कर देना है, वो टोटल नंबर आ जाएगा, n बन जाएगा आपका, और r वो होगा जितनी सिलेक्ट करनी है। समझ आ गया आपको? यस मैम। अगर आपको देयर Yes, आफ्टर ma'am. n थिंग्स आउट ऑफ रिमेनिंग n प्लस p, तो फिर आप क्या करोगे? देखो वो कहता है एक बार आपने m थिंग्स सिलेक्ट कर ली, उसको बाहर निकाल दिया। अब जो बच गई उसमें से n निकालनी है। तो आप देखो बच क्या गई, n प्लस p बच गई ना, m तो निकल गई बाहर, है ना? Yes, ma'am. तो फिर Yes, अब ma'am. टोटल n प्लस p, और उसमें से हमने n लेनी है, n प्लस p c n हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ओके, हाँ जी बेटा, Ma'am, समझ आ, हाँ ਜਿਹੜਾ m plus n plus p ਤੇ cm ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कितना? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ p c m ਹੈਗਾ ਮੈਮ, हाँ हाँ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। हाँ हाँ, सब आपके 2 ग्रुप बन गए ना। पहले आपने, आपके पास 3 ग्रुप थे, n प्लस m प्लस n प्लस p, उसमें से m चीजें निकालनी थी, वो निकाल ली। ये ग्रुप, ये आपका पहला आंसर आ गया। यस मैम। फिर आपने उसमें से m तो निकल गई, अब जो रह गई उसमें से n निकालनी है, तो अब रह क्या गई, n प्लस p c n दूसरा निकल गया। यस मैम। लास्ट में क्या बच जाएगा, p c p, वो तो वैसे ही 1 होता है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, अगर आपको 3 अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं, उसमें से आपको चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक तो पहला आपने ये निकाला था m वाला, दूसरा p n वाला, दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना इवेंट्स वाला स्टार्टिंग में कि मल्टीप्लाई करना होता है ना? यस मैम। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करके आपका क्या निकलेगा? अल्टीमेटली आप सिर्फ रिजल्ट याद कर लो, n प्लस m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल p। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 15 10 और 5 लोगों का ग्रुप, 3 ग्रुप है, उसमें से मेरे को बताओ मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, तो आप लिखोगे 15 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 30 फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 15। समझ आ गई? ये सिर्फ आपको याद रखना है, आपका एमसीक्यू बन सकता है कि अगर आपको 3 ग्रुप दिए हुए हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। समझ आ गई आपको ये? Yes, ma'am. ये याद रखना है आप। अब नेक्स्ट जो है, अगर आपके तीनों इक्वल हो, एन एम और पी, हमने तो यहाँ लिखा ना कि अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स अलग हैं, एम इज नॉट इक्वल टू एन इज नॉट इक्वल टू पी। अगर तीनों इक्वल हो, मान लो 10-10 के 3 ग्रुप हैं, तो फिर सीधा फैक्टोरियल 3m आ जाएगा ऊपर। उसमें क्या होगा, तीनों को जोड़ोगे तो फैक्टोरियल 3m आ जाएगा, नीचे इसको तीनों को mm लिखोगे तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि नीचे m क्यूब हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 3 बार ही आ गया ना m, है ना? Yes, ma'am. तो वो आपस में कट जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये आपका, अगर 3m थिंग्स हैं, डिवाइडेड इक्वली डिवाइड करनी है, वही ऊपर वाला क्वेश्चन ये वाला, तो आपका फैक्टोरियल 3m अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m, यानी फैक्टोरियल m का क्यूब। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या फर्क है दोनों के बीच में? परमुटेशन जो है आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं which can be made after selecting few from available objects. The order of selection does matter. Order of selection मैटर करता है, पहले आप किसको ले रहे हो, क्योंकि जिसको पहले ले लिया उसको दोबारा नहीं ले सकते। मान लो आपने एक लाइन में बिठाना है 5 बच्चों को, एक बारी बिठा दिया। फॉर्मूला है n
पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। कॉम्बिनेशन में वहां अरेंजमेंट्स थी, यहाँ नंबर ऑफ वेज है कि कितने रास्ते हैं हमारे पास सिलेक्शन के। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी वुड बी डन, द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। ये आपका क्वेश्चन बनता है। देखो पहला क्वेश्चन बनता है परमुटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेज होते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा ये बनता है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन परमुटेशन में मैटर नहीं करता, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में, और परमुटेशन में मैटर करता है। आपको ये बात याद करनी है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन किस में मैटर करता है, परमुटेशन में, कॉम्बिनेशन में, दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो आप लिखोगे परमुटेशन में मैटर करता है ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन। समझ आ गई? यस मैम। Yes. ठीक है, ये जो मैं चीजें बताती हूँ ना, इसको हाईलाइट करके रखा करो। फॉर्मूला है आगे कॉम्बिनेशन का, एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। परमुटेशन वुड बी टर्म्ड एज कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर्ड मैनर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में। इन ऑर्डर्ड मैनर आप लिख सकते हो, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। ऐसे छोटी छोटी लाइनों में से आपके ही मॉड्यूल में से एमसीक्यू बन जाते हैं। जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं उसी में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आई बात समझिए? Yes, ठीक है बेटा, ma'am. तो ये आपकी थ्योरी भी हो गई कॉम्बिनेशन की। अब हमने चलना है, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी किसी को पढ़ने के लिए। कौन पढ़ेगा समृद्धि के अलावा? हाँ जी, समृद्धि के अलावा कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है? सुमन आप पढ़िए बेटा। सुमन, आर यू देयर इन द क्लास? प्राची, बेटा आप तो पढ़ते ही हो हमेशा। मतलब मुझे ये दुख लग रहा है कि कोई और बच्चा हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। प्राची आप, जसप्रीत कौर, वेरी गुड। हाँ जी जसप्रीत कौर आप पढ़िए। Yes, ma'am. Quadratic expression. An expression which is of the form ax square plus bx plus c is called quadratic expression. In this expression, a, b, and c are constant. An important point regarding a quadratic expression is the fact that the एक maximum मिनट, power हाँ जी पढ़िए। that the maximum power of the variable x in the expression is 2. In other words, degree of quadratic expression is 2. The term degree refers to the highest power of the variable in the expression. For expression with the single variable, the highest power of the variable is considered to find out the degree, and for expressions involving multiple variables, the highest sum of power of different variables in any of the terms of the expression is taken as the degree. For the expression x cube plus 3x cube y square plus 2xy cube plus 4y square minus 2y plus 1, the degree is 5 because sum of the powers of x cube y square is 3 plus 4 is equal to 5, and it is the highest among all the terms. Example, 2x square plus 4x plus 7 is a quadratic expression. Example, 2 plus I x square minus 3ix plus 6, 2 plus I is also a quadratic expression. मैम आगे देखिए, पढ़ना है जी? नहीं बेटा अभी यहीं तक पढ़ेंगे पहले। डेफिनेशन एंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले वो कह रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है।
एक्सप्रेशन मतलब हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ax² प्लस bx प्लस c ऐसे दिखे तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये आपकी एक सेट वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस एक्सप्रेशन ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहले तो आपकी क्वाड्रेटिक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है तो आप लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें एबीसी क्या है, तो एबीसी क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है हमारे? बोलो। Constants. हाँ, ये छोटी छोटी चीजें आपने याद करनी है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज द फैक्ट दैट मैक्सिमम पावर इसकी 2 हो सकती है। जो x की पावर है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं पावर को। अपने हमने पढ़ा था ना पहले पीछे इंडेक्सिंग, तो इंडेक्स बोलते हैं पावर को। और जो मैक्सिमम हमारी पावर हो सकती है वो 2 हो सकती है। और जो x है वो हमारा वेरिएबल है, ए बी सी हमारे कांस्टेंट हैं, x हमारा वेरिएबल है और इसकी जो पावर है उसको पावर या इंडेक्स बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक में 2 हो सकती है। ये बात तीनों चीजें समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 2 होती है। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? 2 होती है। क्या होगी? 2. 2। द टर्म 2. डिग्री, 2. डिग्री बोलते किसको है? आपने डिग्री की है जी, हमने सीएम में किया है। तो जब आप सीएम में कर लोगे, अभी आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर लोगे मान लो, तो हम क्या +2 कर लोगे तो क्या बोलोगे? मैंने +2 किया है। फिर बीकॉम या बीबीए जो भी करोगे, मैंने बीकॉम किया है। फिर सीएम में करोगे, मैंने सीएम में किया है। तो कोई सीएम में पर्सन कहेगा मैंने +2 किया है? हाँ जी। तो हम अपनी No. सबसे हाईएस्ट डिग्री बताते हैं ना, किसी को भी बताते हैं तो। Yes, हाँ जी। ma'am. तो वही चीज यहाँ Yes, पर है ma'am. कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। समझ आ गया? अब इसमें x भी आता है, x² भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी डिग्री क्या है? x², डिग्री 2 है। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एक्सप्रेशंस विद सिंगल वेरिएबल, the highest power of variable is considered to find out the degree, and for expressions involving multiple variable of the highest sum of power, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स क्या होते हैं? x एंड y। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो उनको जोड़ के देखना है हाईएस्ट पावर क्या बन रही है। जैसे इस एक्सप्रेशन में आपकी यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x आपका वेरिएबल है और 3 इसकी पावर है या इंडेक्स है। यहाँ x की पावर 3, y की 2, दोनों को मिलाएंगे तो 5 बन जाएगा। Yes, ma'am. Ma'am. यहाँ पर x की 1, y की 3, तो 4 बन गया दोनों को मिला के। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो पावर 0 होती है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या हुई इसमें? हाँ जी बताओ बेटा, सबसे ज्यादा पावर क्या हुई इस इक्वेशन में? Ma'am, 3. क्यों? XY. बेटा 5. दोनों को Ma'am, जोड़ना 5. है, अभी तो यही समझाया है, दोनों को जोड़ के बताना है। 3 और 2 5 हो गई ना। Yes, Yes, ma'am, 5. yes, ma'am. हाँ, यही तो मैं बोल 5. रही हूँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का। तो आपकी हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसलिए आपकी डिग्री भी 5 होगी इसके अंदर। ये बात समझ आ गई? Yes, Ma'am. ma'am. अब आगे Ma'am. देखो, यहाँ कह रहा है स्क्वायर 2x² प्लस 4x प्लस 1। जहां पर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. और Yes. अगली Yes, एक्सप्रेशन ma'am. में इसने आई आई लिख दिया। आई का मतलब होता है आयोटा। क्या बोलते हैं आई को? Iota. आयोटा। क्या बोलेंगे? Iota. 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 हाँ, आयोटा। आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर होते हैं,
वो जब आएगा आपके पास मैं समझा दूंगी, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1 और ये आयोटा को छोड़ दो, तो फिर हमारी ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है ना। समझ आ गई? Yes, ma'am. अब आगे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 2 is termed as quadratic equation. For example, 15x square plus 28x plus 13 is equal to 0. Here the equation is expressed in form of ax square plus bx plus c. अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 15 आ गई, b की 28 आ गई और c की 13, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। Yes, ma'am. आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। तो देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद हमने देखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30x माइनस 6। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इधर ले आएंगे 30x माइनस हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1x स्क्वायर माइनस 30x, किसी भी तरह लिख दो। आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पर a आपका 1 है, b माइनस 30 है इसमें, और c 6 है। अब आता है रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशन होते हैं, उसको ही उसका रूट बोलते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, क्योंकि पावर 2 है, रूट भी 2 होते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और नॉर्मली हम उसको अल्फा और बीटा से लेते हैं। ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा। क्या बोलेंगे इनको? Alpha or अल्फा। beta. हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 2 रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए सॉल्यूशन मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने सॉल्व कैसे करनी है। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं और मैं आपको बोलूं कि मुझे इसके रूट बताओ, यानी कि इसके सॉल्यूशन बताओ क्या होंगे। 2 सॉल्यूशन तो होने चाहिए इसके, मुझे नहीं समझ आ रही क्या होंगे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? उसका पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको ये मेथड याद रखने हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप बोलोगे 2 मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर हो गई ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब आगे देखिए, अब आपको रूट्स के निकालने हैं, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इसने जो ये सॉल्व किया इसको काट दो, आपका सोल्यूशन नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है। इसको आप कट कर सकते हो गिवन के बाद जो इसने सॉल्व कर रखा है। कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब समझने की और ये सब करने की। सो यू शुड क्रॉस दिस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर बिल्कुल आपने। तो आपका सिर्फ आपको यहाँ पर आना है सीधा, x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, नहीं सॉरी ये भी गलत है, यहाँ भी नहीं आना है, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ इसने माइनस नहीं लिखा ना, या तो यहाँ ठीक है लेकिन यहाँ माइनस भी लिखो। क्या लिखोगे? ये ना गलत प्रिंट है बेटा ये वाली लाइन, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। ओके। ओके। श्रीधर Yes, आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, तो आप याद रख लेना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या याद रखोगे श्रीधर? श्रीधर। हाँ, श्रीधर तो आचार्य। इसका फॉर्मूला ये आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसने यहाँ पर एक तो माइनस यहाँ पर खा गया बी से पहले वाला, और एक ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस खा गया। अगर आप लिख लेते हो तो फिर ये ठीक हो जाएगी। तो ये गलत है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको ये याद रखना है अल्फा की वैल्यू माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2 है, और बीटा की वैल्यू माइनस बी
माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको पूरी उसमें याद रखना है, बाकी सब ऊपर वाला छोड़ दो, सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, इसमें ठीक कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. अब देखिए, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Discriminant. हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग ममता जी, आज लगानी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये बड़े काम आएगा हमारे आगे, बड़ी मजेदार चीज है ये, ठीक है? तो आपको याद रखना है। एंड इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रूट्स, ये हमें बताएगा कि हमारे नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एंड इज डिनोटेड बाय, ये ट्राइंगल से लिखते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेटर को ट्राइंगल बना देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, बोल। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डी से भी लिख सकते हो और ट्राइंगल से भी लिख सकते हो। अभी हमने पढ़ा, अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट क्या होते हैं। तो रूट हमारे ये हो गए अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी, एक बारी प्लस कर दो एक बारी माइनस कर दो, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और ये नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन डिसाइड करता है, तो वो होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर तो आपका डी 0 से बड़ा है, यानी कि प्लस पॉजिटिव है डी, तो आपके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. इसमें से एमसीक्यू आने ही आने हैं, मैं इस पोर्शन में से जो मैं बता रही हूँ, और जो मैंने कटवाया उसको काट दो आंखें बंद करके, जो करवा रही हूँ उसको छोड़ना नहीं है। इसमें से पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, ये समझ लो, ये आते ही आते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो आपके रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, ठीक है, तो आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे और कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, मतलब आयोटा वाले आंसर आएंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, तो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर आपका 0 है बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देखो अब आपको ये भी देखना है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, तो फिर आपके जो रूट्स हैं वो इरेशनल होंगे। यहाँ पर इसने बी का स्क्वायर नहीं लगाया, ये लगा लेना। और ये पांचों की पांचों नेचर ऑफ रूट्स आपके पेपर में कोई भी आ सकता है, इसमें से पांचों भी आ सकते हैं। तो समझ लो ये आपके 5-10 नंबर पड़े हैं, आगे दो और हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस बी आयोटा, तो दूसरा रूट a माइनस बी आयोटा होगा ही होगा, आपको याद रखना है। अगर एक रूट आपका a प्लस रूट डी है तो दूसरा आपका a माइनस रूट डी होगा, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपको साथ के साथ प्रॉपर्टीज, इनको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, जितनी बारी वेरी कर सकते हो कर लो। अब आपकी मर्जी है आगे, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं। द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये बोला जाए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, आपको रूट्स दिए हुए हैं, उल्टा आ गया ना। पहले क्या था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और हमें उसके रूट्स निकालने थे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन निकालने थे अल्फा और बीटा। अब अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी और ये कहा गया कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आप क्या लिखोगे?
ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर चीज ये आपकी इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। समझ आ गई ये बात? यस मैम। तो आपकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनती है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? आपने दोनों को ऐड करना है, तो आपको ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो याद करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सिर्फ इतना याद करना है। लास्ट वाला पोर्शन, बीच वाला काट दो सारा, तो आपका क्या आएगा? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए। समझ आ गई ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? C upon A. ये आपका लास्ट में, बस इतना ही याद करना है। बीच वाला सारा सॉल्यूशन जो इसने दिया है इसको काट दो, आपको कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आते हैं स्पेशल केसेस। इफ कांस्टेंट टर्म vanishes then one of the root is 0, explain c is equal to 0। देखो, अगर वो कहता है कोई एक कांस्टेंट टर्म वैनिश कर दी जाए बीच में से, तो फिर आपका सम ऑफ तो एक रूट 0 कर दिया जाए, 0 हो जाएगा। जैसे अगर आपका c 0 है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि c अपॉन ए 0 होता है। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन ए होता है, और अगर c ही 0 है तो फिर प्रोडक्ट भी 0 बन गया। यस मैम। Yes, Yes, तो ma'am. या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा। ठीक है, और अगर दोनों 0 हैं तो प्रोडक्ट भी 0 और सम ऑफ द रूट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ Yes, आ गई? ma'am. इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वैनिश, एक्स को वैनिश कर दो, उसका कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट जो हम बोल रहे थे ना, उसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, उसको वैनिश कर दो, तो रूट्स आपके इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट इन साइन हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज करो बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए है, तो एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है? बी होता है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, तो एक्स के साथ क्या आ रहा है? बी आ रहा है। Yes, ma'am. और बी को हमने कर दिया 0, तो आपकी इक्वेशन क्या रहेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस मैम। ठीक है, Yes, तो फिर ma'am. आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा या बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा आ जाएगा। तो आपके जो सोल्यूशन होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे हमेशा। क्लियर? मम्मी सेकंड Yes. पॉइंट समझ नहीं आया, फिर से समझा दो। वो कहता है अगर आपका एक्स का कोफिशिएंट वैनिश कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस मैम। तो उसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है ना। यस मैम। और बी को मैं 0 कर देती हूँ। अगर मैं बी को 0 कर देती हूँ तो क्या रह जाएगी मेरी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 रह जाएगी। हम्म, यस मैम। ऐसे केस में वो कहता है अल्फा और बीटा जो दो रूट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे। अगर अल्फा प्लस है तो बीटा माइनस में आएगा। मान लो अल्फा 5 है तो बीटा माइनस 5 आएगा। अगर अल्फा माइनस 5 है तो बीटा प्लस 5 आएगा। ठीक है, यस मैम। अब आता है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास? 3 मेथड हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है यूजिंग स्क्वायर रूट मेथड, और तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, ओके मैम। पहला फॉर्मूला है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं और उसके लिए खुद का दिमाग ही हमें चलाना होता है। जैसे ये 5 है, एक्स के फैक्टर बनाते हैं हम,
तो x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको हम बांटते हैं 5। 5 के फैक्टर अगर मैं -3 और -2 लिख दूं तो उन दोनों को ऐड करके -5 आ जाएगा। यहाँ पर भी -5 है ना। यस मैम। और अगर मैं उनको प्रोडक्ट करती हूँ 3 × 2 6 आ जाएगा। तो सी हमारा 6 है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे -3 -2। समझ आ गई। यस मैम। अब मैं फैक्टर बनाऊंगी x² - 2x - 3x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x - 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x - 2, x - 3 × x - 2 = 0। तो x = 2 आ सकता है एंड x = 3 आ सकता है। ये बात समझ आ गई। Yes, यस मैम। सेकंड मेथड है हमारा स्क्वायर रूट मेथड। तो इसमें वैल्यू ऑफ x वुड बी स्क्वायर नंबर। यहाँ पर जो x होगा आपका 5x जो है ये स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और तीसरा होता है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड। उसमें हमने x की वैल्यू निकाली थी, ये वाली लिखनी है जो ऊपर गलत दी हुई थी, -b + -√b² - 4ac/2a। श्रीधर फॉर्मूला में यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने क्या किया? हाँ मैम जो सेकंड है यूजिंग स्क्वायर रूट्स है मैम, वो दोबारा रिपीट करना। बेटा, जो x होगा ना वो स्क्वायर रूट होएगा। जैसे यहाँ 5 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे √5। ओके मैम। वो आप करेंगे आगे, वो भी आएगा एग्जाम्पल में। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आपको ये दे रखा है स्क्वायर रूट माइनस दिस = 1। तो आपने क्या करना है, नाउ इसने इसका स्क्वायर रूट खोला, ठीक है। और करेंगे क्या, कैसे किया इसने, स्क्वायर रूट खोला, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, है ना। yes, ma'am. Yes, ma'am. इसने इसको फॉर्मूला खोला है, मतलब a² - b का होल स्क्वायर, जो मैंने फॉर्मूले आपको किए थे ना सेंड, याद है। यस मैम। उसी से खोलना है a² + b² - 2ab। जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए इसने क्या किया, ये नीचे सब्स्टिट्यूटिंग दिस = 1। हाँ जी मैम = 15 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ जी? बेटा, वो सॉल्व करके आएगा ना जब इसको सॉल्व करोगे। ओके मैम। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ये, इसको आपने करना क्या होता है, देखो इस तरह से भी कर सकते हो जैसे इसने ये सेकंड क्वेश्चन किया ना, फर्स्ट को भी आप ऐसे ही कर लो। इसको आप x रख लो, इसको आप y रख लो। देखो ये जब जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, जब खोलोगे तो 8 और 7 15 बनेगा अपने आप ही। ये देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये आप देखो बेटा, जो 15 पूछ रहे थे वो मैंने ऐसे निकाला है। यहाँ देखना आपने क्या, इसने सिर्फ आपको बताया है कि इसका रूट खोल दिया मैंने, रूट खोल के बीच में माइनस लगाया, 5x² से 5x² कट जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. और इधर से -6 है, ये +6x हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये 8 रह गया, ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, 8 + 7 15 ना आ गया ये। हाँ जी। यस मैम। अब इसने क्या किया है कि इसके अंदर आपको ये ऊपर वैल्यू, अब हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है।
यानी कि ऊपर तो आपका ये 15 वाला आ गया, नीचे जो हमें दिया हुआ है 1 वाला वो लिख दिया और डिवाइड कर दिया 15/1। फिर हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है माइनस की, ये वाली और ये वाली, इसको हमने ऐसे लिखना है, इसको रूट प्लस 8 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यही रह जाएगा। मैम जब वो हाँ ऊपर कट गए फिर नीचे दोबारा कैसे आ गए? बेटा वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। इसने इसको कोई सॉल्व नहीं किया, इसने तो सिर्फ इसको प्लस माइनस करके बताया कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये जवाब आएगा, 15 आ गया। यस मैम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये मान लो सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी 9 के बाद वाली, सेकंड आ गई। यस मैम। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, यहाँ लिखा नहीं है, इसने इसको लिखना चाहिए था। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो ऊपर सेकंड इक्वेशन आ रही है, नीचे फर्स्ट आ रही है, देखो। यस मैम। अब आया समझ बेटा? यस मैम। ठीक है, अब जब इसने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया है, जो ऊपर आपका आ रहा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके रूट का स्क्वायर भी लिखेंगे तो यही आएगा, इधर इसके रूट का स्क्वायर लिख दिया। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? देखो मैं 5x² माइनस 6x प्लस 8 को 5x² माइनस 6x प्लस 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर सकती हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो फिर ये यही रह जाएगा। यस मैम। इसी तरह इसको भी इसने ऐसे ही लिख दिया, तो ये आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। यस यस मैम। मैम। तो उसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, और ये माइनस वाला पोर्शन इस माइनस वाले पोर्शन से कट गया, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, थर्ड भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, Yes, हाँ जी। ma'am. और फर्स्ट इक्वेशन भी ले लो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको, सेकंड को और फर्स्ट वाली को। जब हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस में है ना, ये इससे कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, 2 × 5x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 15 + 1, यही रह जाएगा। Yes, ma'am. और फिर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस इधर 64 आ जाएगा, 64 को हम इधर लाएंगे तो ये -56 आ जाएगा, और फिर उसको b माइनस प्लस माइनस b प्लस माइनस 4² अपॉन 4ac अपॉन 2a से इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया क्लियर? यस मैम। अब मैं ना आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 127 से लेकर 130 तक करो आप क्वेश्चन। ठीक है, 127 से लेकर 130 तक करो बेटा, फिर मैं पूछती हूँ आपसे किसको समझ आया किसको नहीं आया।
हेलो मैम। हाँ जी बेटा, हो गए? मैम 129 ਵਿੱਚ ਜੀ हाँ जी। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ x is equal to 2 plus under root 4 plus 4 divided by 2 ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਪਰ तक ਤਾਂ पता लग गया ਸੀ। बाकी पता चल गया? ये बेटा इसने वो फॉर्मूला लगाया है, माइनस बी में बी -2 है ना आपका, तो 2 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 है, बी स्क्वायर क्या आपका 2 का स्क्वायर -4 इंटू सी आपका 1 है, -1 है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, हो गए बेटा? यस मैम। तो ठीक है, आज आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करो सारे बच्चे, और आपके कहाँ तक हैं ये मैं बता देती हूँ। मैम 127 समझा दो जी। 1 मिनट बेटा, बता रही हूँ। वन 167 तक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है और आपकी एक्सरसाइज है, आपने सारी करनी है। मैं 127 बता रही हूँ बेटा जी, 1 सेकंड। उसके बाद कैलकुलस है, ये हम कल शुरू करते हैं। अच्छा मैम। 127 में बेटा देखो इसने क्या किया है कि x रेज टू पावर 1/3 को t ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? सारा यहीं पर ही आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका हमारा ये बन गया टी स्क्वायर, क्योंकि 2/3 है ना, टी स्क्वायर प्लस टी -2 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर इसने 1 को, जो बीच में टी के साथ 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है, उसके फैक्टर बना लिए 2 - 1। 2 - 1 1 होता है और उसका मल्टीप्लाई 2 होता है। हमने फैक्टर इस तरह से बनाने होते हैं कि उसको प्लस करके जो है हमारा बीच वाला b आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारा c आ जाए। तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। तो अब देखो इसमें से फिर इसने t कॉमन ले लिया, t इंटू t+2, इधर से -1 कॉमन ले लिया इंटू t+2, तो फैक्टर बन गए t+2 इंटू t -1 इज इक्वल टू 0। तो t की हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारी -2 और एक आ गई हमारी 1। तो t क्या लिया था हमने, अब पीछे आ जाओ वापिस, 1/3 लिया था x की पावर। यस मैम। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इधर पावर 3 हो जाएगी, आपको याद होगा हमने पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर इधर Yes. 1/3 है तो ये इधर 3 हो जाएगी, तो -2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 -8 हो जाएगा, और 1 की पावर 3 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है बेटा? हाँ जी बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जब भी कुछ होता है तो पहला 2 एज इट इज ले लो, बाकी सबको फिर x ले लो, तो 2 + x बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2 + 1/x बन जाएगा, फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप आज ये सॉल्व करो, आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाती है। कल हम कैलकुलस शुरू करेंगे, और इसके डाउट होंगे तो वो भी बता दूंगी मैं। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है, बाय। कल का टाइम आपको बता देंगे जो भी रखना होगा। ओके ओके मैम। ओके, बाय।